का दर्द, इसका मतलब है अस्थियों संबंधित व्याधियाँ। हमारे शरीर में इस शरीर का कार्य अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालित हो, इसलिए प्रकृति ने अलग अलग अवयव दे रखे हैं, उनकी सिस्टम्स अलग अलग दे रखी हैं, और उन सब का शरीर के अंदर महत्वपूर्ण कार्य होता है। और स्वास्थ्य बनाए रखने में और बिगाड़ने में, दोनों में ही उसका महत्व है। जब इनमें कोई विकृति आती है, अलग अलग अवयवों के कार्यों में कमी ज़्यादा हो जाता है, तो बीमारियां होती हैं। उसको फिर से पुनः प्रस्तावित करना, इसी को कहते हैं प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक स्वास्थ्य विज्ञान। तो जोड़ों के बारे में जब तक हम समझेंगे नहीं, जिस तरह से जोड़ों के दर्द वालों के लिए जोड़ों के बारे में समझना है, अगर बीमारी के बारे में हमें कोई भी बीमारी है, तो जब तक बीमारी क्या है, कैसे हुई और कहाँ है, और शरीर में उसके कारण क्या परिवर्तन हुए हैं, इसको हम समझेंगे नहीं तो बीमारी को ठीक कर नहीं सकते। नहीं तो दवाओं से सारी बीमारियां ठीक हो जाती। दवाओं में ये सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। दवाएं लेते रहो और उम्मीद करते रहो कि ठीक होंगे। जोड़ों के दर्द वाले 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, वे दवाएं ले रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हुए हैं। अस्थियों संबंधी जो विविध बीमारियां हैं वो कौन सी हैं और उनके कारण क्या है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। हमारे शरीर में अस्थियों की आवश्यकता क्यों हुई? शरीर के अंदर गतिशीलता बनी रहे और गतिशीलता के साथ स्थैर्य भी आए, ये दोनों काम अस्थियों के हैं। इसलिए प्रकृति ने हमें अस्थि संस्थान, स्केलेटन, बोनी सिस्टम दी है। और सबसे महत्वपूर्ण है अस्थियां हमारे शरीर में। सारे शरीर में 206 अस्थियां हैं। प्रकृति ने हमें 206 अस्थियां दी है और इनसे 320 जोड़ बनते हैं। जोड़ जब बनते हैं तो संधि बन जाती हैं अस्थियों की। अस्थियां अलग अलग है तो उनका अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन जोड़ों का महत्व इसलिए है कि शरीर को झुकाना है, आगे बढ़ना है, मोड़ना है, उठना है, बैठना है, तो इसके लिए जोड़ों की भी आवश्यकता है। तो प्रकृति ने जोड़ भी बना दिए हैं। तो जोड़ देखिए 320 बने हैं और अस्थियां हैं 206। अब जोड़ों में भी कुछ जोड़ ऐसे हैं जिनमें गतिशीलता है, उन्हें चल संधि कहते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी, कंधा, घुटना, कमर, कुल्ले, कोहनी, कलाई, हाथ पैरों के पोरों की अस्थियां, ये सब चल संधियां कहलाती है। केवल गति में फर्क होता है, कोई की गति ज़्यादा होती, किसी की कम होती है, लेकिन गतिशीलता इन सभी में है। ऐसा नहीं होता तो हम इनको मोड़ नहीं सकते, आसन ही नहीं कर सकते थे। कुछ में अधिक होती है, कुछ में कम होती है। तो ऐसी गतिशील संधियां 299 299 हैं। और बची हुई जो संधियां हैं वो अचल संधि कहलाते हैं। अचल का मतलब है ऐसी संधियां जो हिलती डुलती नहीं है। इनमें सिर की, जबड़े की, ये सारी अस्थियां, इनमें हिल डुलना नहीं होता। ये इसलिए कि इन अस्थियों के नीचे ब्रेन है, मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इसलिए इनको प्रकृति ने परमानेंट बना दिया है। तो इन सारे अस्थियों की रचना, इन सारे अस्थियों के कार्य एक जैसे हैं, सिर्फ अवयव के अनुसार उनमें परिवर्तन हो जाते हैं। चाहे रीढ़ की अस्थि हो, चाहे घुटने की हो, चाहे कंधे की हो, सभी की कार्य प्रणाली जो है, उसके जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है वो सब एक जैसे हैं, सिर्फ कार्य बदल जाता है। अब घुटनों के जोड़ों में, हाथ के पैरों के अंगुलों में और कमर में जो दर्द होता है, इनको कहते हैं संधिवात, और इसी का नाम गठिया भी है।
इनमें आयुर्वेद में भी इन चीज़ों को माना है और इनको उन्होंने कहा है वात व्याधि है, और ये 80 प्रकार की होती है ऐसा बताया है। वात व्याधियाँ 80 प्रकार की है और ये अत्यंत तकलीफ देने वाला रोग है। जब दर्द होता है तो कई बार असहनीय दर्द होता है, लोग सहन भी नहीं कर सकते। अब इनकी जो बनावट है प्रकृति ने ऐसी कर रखी है कि इनमें दर्द न हो, इनमें तकलीफ न हो, किसी तरह का कोई कष्ट न हो। अब ये होता क्यों है, ये जब तक हम उसकी रचना को नहीं समझेंगे अस्थियों की, तब तक हम समझ भी नहीं पाएंगे कि बीमारी ठीक कैसे होती है। अब गतिशीलता के लिए 2 से अधिक अस्थियां जहाँ मिलती हैं वहाँ जोड़ बनता है। अब अगर ये हड्डियाँ आपस में टकराती रहें तो अपने काम नहीं होंगे, इसलिए इनके बीच में थोड़ी सी गैप रखी है प्रकृति ने। अब इस गैप में कुछ अंतर इसलिए रखा है कि ये टकराए नहीं, और अस्थियों के जो अंतिम छोर है उन पर एक पतली झिल्ली लगा दी है जिसको कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज वो चिकनी झिल्ली है जिसमें सदैव चिकना द्रव निकलता है और हड्डियां आपस में घर्षण नहीं कर पाती, रगड़ नहीं खाती हैं। अब इनको अस्थियों को केवल आप हड्डियां रख दें और उनके जोड़ बना लें तो वो तो हिल जाएंगे, इसलिए प्रकृति ने मांसपेशियों से इनको बांध के रखा, और इस तरह से बांध के रखा है कि जोड़ हिलते डुलते ही नहीं है। तो अस्थियों को स्थान पर टिकाए रखने के लिए जोड़ों वाले सिरे पर मांसपेशियां, उनके पतले तंतु, और वो इतने मजबूत और पक्के ढंग से प्रकृति ने बैठाया कि आसानी से इधर उधर होते नहीं हैं। इन 2 अस्थियों के बीच में या 3 अस्थियों के जोड़ के बीच में चिकने झिल्ली के पश्चात भी एक थैली नुमा, गुब्बारे नुमा थैली प्रकृति ने रख दी है। इसके अंदर लगातार चिकना द्रव बनता है और वो फिर जाकर के वो चिकनी जो झिल्ली है उसको तर रखता है। इसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये बातें जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहते हैं आपकी चिकनाई घट गई। चिकनाई यानी ये साइनोवियल फ्लूइड घट गया। आपके हड्डी में छीजन हो गई। छीजन यानी क्या हुआ? अब ये एक्सरे देख के वो बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये जानने के लिए इन चीज़ों को थोड़ा समझना जरूरी है। तो संधि कोश के भीतर एक लिक्विड बना रहता है चिकना और तरल, और हड्डियों के कार्टिलेज को सदैव तर रखता है। जब ये सूख जाता है तो वो जो संधि कोश है वो भी करीब आ जाते हैं और फिर हड्डियां आपस में टकराती हैं। अब जब हड्डियां टकराएगी तो टकराने के कारण दर्द भी होगा, और जब 2 चीज़ें आपस में टकराती है तो सूजन पैदा होती हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, शोथ आ जाता है। अब हमारे शरीर में ये जो अस्थियां हैं इनकी बीमारियां तो कारण एक ही है सबका, लेकिन रूप अलग अलग क्यों हैं? क्यों कि इन अस्थियों को बनाने के लिए केवल हड्डियां ही नहीं हैं, कड़े अवयव हमारे शरीर के जो है हड्डियां इनसे ही बनी नहीं है। इनके साथ जब तक इनमें रक्त वाहिनियां नहीं पहुंचेगी तो ये कार्य नहीं कर सकती। इसी तरह इनके साथ नाड़ियों का जाल बिछा हुआ, क्योंकि नाड़ियों के बिना दर्द की अनुभूति नहीं होती। दर्द की अनुभूति हमें जो होती है या दर्द ठीक हुआ, ये नाड़ियों के शांत होने से दर्द की अनुभूति होती है, वहाँ तकलीफ होने से नाड़ियाँ लगातार आपको संकेत देती है कि हड्डी में कुछ गड़बड़ी हो गई है और दर्द हो रहा है। तो इसलिए नाड़ियों का जाल बिछा है, रक्तवाहिनियों का जाल बिछा है और मांसपेशियों का। जब अस्थि संबंधित व्याधि होती है तो ये सब के सब अवयवों में कम ज़्यादा परिवर्तन हो करके इनका जो स्वाभाविक रूप है वो विद्रूप हो जाता है और हमें तकलीफ होने लग जाती है।
अब इनके बीमारियों के अलग अलग नाम हैं। एक तो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस ये सामान्य व्याधि है, बुढ़ापे में अक्सर होती हैं, क्योंकि उम्र के साथ सारे अवयव कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर जब होते हैं तो हड्डियाँ भी कमज़ोर होती है। तो उस समय 50 साल के बाद अगर ये व्याधि होती है तो हम कहते हैं वृद्धावस्था का एक लक्षण है। बढ़े नहीं, इसके लिए आप सावधानी रखिए, लेकिन वो एक संकेत है कि शरीर के अंदर क्षरण शुरू हो गया और उससे हमें बचना चाहिए। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन आजकल ये पाया जाता है कि जो बीमारी पहले वृद्धावस्था में होती थी आजकल सभी को है। कमज़ोर लोगों को भी घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, सभी अस्थियों में दर्द है। इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहाँ हड्डियों के अंदर क्षरण हो जाता है और आपस में हड्डियां टकराने के कारण दर्द पैदा होता है, उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसके बाद क्योंकि हम दवा लेते हैं, ये हुआ क्यों उसको दूर नहीं करते हैं बीमारी को, तो परिणाम ये होता है बीमारी ज्यों की त्यों रहती है और बढ़ती जाती है। और ये जब बढ़ती हैं और ये जब अस्थियों के दोष रक्त में आ जाते हैं तो उसके उसी समय जो बीमारी होती है उसका नाम है रोमेटाइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की आगे की स्थिति रोमेटाइड आर्थराइटिस। अब रोमेटाइड आर्थराइटिस इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर दर्द ज़्यादा होता है और सारे जोड़ जो हैं इनमें विकृति आ जाती हैं, कड़े हो जाते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, और आगे चल कर के ये आपस में जुड़ जाते हैं और तो हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर रक्त के अंदर परिवर्तन होते हैं, और रक्त में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हड्डियों के लिए पोषक द्रव्य मिलने चाहिए वो उन्हें मिलते नहीं हैं। जब तक ये मिलेंगे नहीं, हम दवाओं से अगर कहेंगे रोमेटाइड आर्थराइटिस ठीक हो तो होता नहीं। इसीलिए रोमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में ये कहा जाता है, आर्थराइटिस के बारे में कहा जाता है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती। इसके बाद एक बीमारी गठिया है। गठिया में मसल्स जो होती है, देखो रक्तवाहिनियाँ भी विकृत हो सकती हैं, मसल्स भी विकृत हो सकती हैं और नर्व्स भी विकृत हो सकती है। उसके बिना जोड़ों में दर्द, जोड़ों में तकलीफ नहीं होती है। तो गठिया जो है इसके अंदर मांसपेशियों में कुछ ऐसे घटक आ जाते हैं जो उसमें सूजन पैदा करते हैं और उसके कारण फिर दर्द होने लगता है, और उसका परिणाम मांसपेशियों का होकर के हड्डियां चलते वक्त हम सीधे चल नहीं पाते हैं, पैर आड़े टेढ़े गिरने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये इनके प्रमुख नाम हैं। अब इनकी एक आगे की स्टेज और है जो अपने यहाँ खूब लोग आते हैं उसके, वो है जिसमें पूरी हड्डियां जुड़ जाएं और दर्द इतना हो कि सहन न हो, और उसमें फिर दवाओं के द्वारा भी वो कंट्रोल में नहीं आता। इसको कहते हैं हमारा मतलब स्पॉन्डोलाइटिक आर्थराइटिस। इसमें अब जब ये है अस्थियों संबंधित बात, तो एक समझने की बात जो है जो सबको ध्यान रखना चाहिए, किसी के कमर में दर्द है, किसी के गर्दन में दर्द है, किसी के पैरों में क्या है, किसी के घुटनों में है, तो ये सब की सब बीमारियां संधियों से जुड़ी हुई है। नाम चाहे इनके अलग अलग दे दो, कारण मात्र एक ही है। अब वो कारण अगर हमारे समझ में आ जाए तो हम इलाज भी कर सकेंगे। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डियोलाइटिस नाम की जो बीमारी है वो अंतिम स्थिति है जोड़ों के दर्द की, और आजकल ये यंग एज में ही बहुत पाया जाता है, और इसके कुछ विशिष्ट कारण हैं। वो कारण अगर समझ में आ जाएंगे तो बीमारी को कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा। अब इसमें शुरू में जब दर्द होता है तो जोड़ों में सूजन होती है, थोड़ा हल्का दर्द होता है, कभी कभी बुखार आ जाता है, लेकिन इस तकलीफ के पहले व्यक्तियों में कब्ज, अपच, एसिडिटी, सर्दी जुकाम ये
होते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और ये जब होते हैं और ये जब पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आते तो जाकर के जोड़ों में सूजन आने लग जाती है। इसके आगे हम दवा लेते हैं और जो कारण थे कि पहले कब्ज था, अपच था, एसिडिटी थी, सर्दी जुकाम का बार बार होना था, जिसके कारण रक्त में परिवर्तन हुआ, उसके कारण हड्डियों को, मांसपेशियों को जो पोषण चाहिए वो नहीं मिला, उसके कारण तकलीफ होने लगी। तो ये ठीक नहीं होने के कारण इसकी अवस्था और तीव्र हो जाती हैं। ऊपर के लक्षण रहते ही हैं लेकिन अस्थियां आड़ी टेढ़ी होने लग जाती हैं। और अंतिम अवस्था जो है, इनमें रक्त संचार इतना कम हो जाता है कि दर्द हर वक्त बना रहता है और फिर चलने उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती हैं। व्यायाम करने के बाद भी वो ठीक नहीं होती हैं। तो इस तरह से इस संधि संबंधी बीमारियों में रक्त में भी दोष आ जाते हैं, मांसपेशियों में दोष आते हैं और हड्डियों में दोष आते हैं। अब ये दोष जब शरीर के अंदर रक्त के द्वारा घूमते रहते हैं, ये कोई एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। दोषों का बनना और शरीर के अंदर रक्त के द्वारा परिभ्रमण, ये सतत होने वाली प्रक्रिया है। आगे चल करके इन्हीं के कारण किडनी पर बुरा प्रभाव होकर के किडनी की बीमारियां होने लग जाती है। इसे कहते हैं गाउटी किडनी। तो इस तरह से ये बीमारियों के लक्षण हैं। ये बीमारी में क्या होता है ये हमारे समझ में आया। अब इसके कारण जो बताते हैं वो कारण थोड़ा हम विचार करते हैं। लोग कहते हैं आनुवंशिक है, मतलब हेरिडेटरी है, माता पिता से आई हुई है। तो माता पिता से तो निश्चित हर बीमारी आती है, क्योंकि माता पिता के हम लघु रूप है, हम तो कार्बन कॉपी है माता पिता के। आवाज़ वही, नाक वही, सारा चाल वही। तो आनुवंशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कार खान पान के हैं उससे बनती हैं, और वो अगर हम करते रहें जिससे अस्थियां हमारी कमज़ोर हो जाएं तो वो बीमारी हमें जल्दी आ जाती हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ है इसका मतलब डायबिटीज़ को सही रखने वाला जो अवयव है पैंक्रियाज, वो कमज़ोर है। माता पिता का था, हमारा भी है। माता पिता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि इनको संभाले कैसे। अगर आपको इसका ज्ञान मिल जाए संभालना कैसा, तो आप उस बीमारी से बच सकते हैं। संधिवात के बारे में भी आनुवंशिकता है, उससे बचा जा सकता है। अब एक जो है, जो बाह्य आघात से जोड़ खराब होते हैं उसमें आंतरिक कारण कम होते हैं, लेकिन वो विश्राम से ठीक हो जाते हैं। प्रत्येक शरीर का अंग जिसमें सजीवता है उसको विश्राम दिया जाए तो ठीक हो जाता है। जैसे आघात लग गया, हड्डी टूट गई, दर्द भी होगी, जलन भी होगा, संधियों में तकलीफ भी होंगी, लेकिन वो जुड़ने के बाद आपको दर्द नहीं होगा। तो जोड़ों पर आघात गिरने से, कभी कट जाने से, कभी एक्सीडेंट से भी इस तरह की तकलीफें हो सकती हैं। और वो जोड़ कमज़ोर हिस्सा हमारा शरीर का रहता है और आगे चल कर के कभी भी उसमें संधियों में दर्द होने की संभावना बनी रहती है। अब इन सब को बढ़ाने वाला जो और एक कारण है वो है मोटापा। वजन अगर बढ़ जाए और हमारे अस्थियों में आनुवंशिक दोष है, या कभी गिरने से कभी हो गया है, या अवस्था के कारण हो रहा है, या खान पान के गलती से, तो मोटापा उसमें आग में घी डालने का काम करता है। क्यों कि सारे शरीर का वजन अस्थियों को सहन करना पड़ता है। अस्थियां पहले से बिगड़ी हुई है, कमज़ोर हैं, तो मोटापा उसको और बढ़ा देता है। अब इसके और जो कारण है, इसमें यह माना गया है जो बहुत शारीरिक श्रम करते हैं और अस्थियों को विश्राम नहीं देते, उनमें भी ये होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त मानसिक कार्य ज़्यादा करने वाले और स्ट्रेस, जो हरदम स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं, उन लोगों का नाड़ी मंडल कमज़ोर हो जाता है। और नाड़ी मंडल कमज़ोर होने से रोग प्रतिकार क्षमता घट जाती है। रोग प्रतिकार क्षमता घट जाती है तो रक्त में परिवर्तन होते हैं और फिर अस्थियों को भी उसको भुगतना पड़ता है। तो ये भी उसका कारण होता है। तो कई बार मन की जो अवस्था है जिसमें निराशा, हताशा, उदासी, क्रोध,
और अनावश्यक चिंता, ये सारे मन के दोष हैं। इनमें भी शरीर के अंदर जो हार्मोन्स है ये रक्त में जा कर के अस्थियों पर इसका प्रभाव होता है और अस्थियां बिगड़ जाती हैं। और सबसे महत्व का जो कारण है इसका, ये माना जाता है कि आज के युग में, सभ्यता के युग में हमारा जो खान पान है वो इसका प्रमुख कारण है। अब खान पान इसका प्रमुख कारण कैसा है, इसको थोड़ा हम समझें। अस्थियों के अंदर जब एक्सरे लेते हैं तब हमें चिकित्सक कहते हैं कि भाई इसके अंदर सूजन आ गई और कुछ हड्डियों के टुकड़े हैं। कई बार उसको इंजेक्शन से खींच के निकालते हैं, फिर वो वापस आने लगते हैं। तो हमें ये सोचना है कि सूजन क्यों आई, टुकड़े क्यों बने। जब तक कोई घिसेगा नहीं, इसको आघात होगा नहीं, तब तक उसका टुकड़ा भी नहीं होगा। तो अस्थियों के टुकड़े हुए तो कहाँ से आए? हाँ, बाहर कुछ लग गया और हड्डी टूट गई तब तो समझने की बात है, लेकिन अधिकतर जोड़ों के दर्द वाले किसी को एक्सीडेंट के कारण ये बीमारी नहीं है। आंतरिक जो आघात है, जो लगातार अस्थियों पर हो रहे हैं, उनका जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक इस बीमारी को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। अब इसमें यह माना गया है, रक्त के अंदर जब यूरिक एसिड और कुछ अम्ल भोजन के द्वारा बनने लगते हैं और वो रक्त के अंदर घूमने लगते हैं, तो इनकी प्रवृत्ति होती है अस्थियों के जोड़ों में जाकर के रुकने की। तो ये जो घटक है, इनको पहचाना है, इनको कहते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स कहते हैं, इन्हीं का नाम है यूरिक एसिड, यूरिया। फिर डॉक्टर जांच करता है, जैसे आरए पॉजिटिव में इम्यूनोग्लोबिन्स कम हो गए। इम्यूनोग्लोबिन्स कम क्यों हुए? पोषण मिला नहीं। पोषण मिला नहीं तो रोग से लड़ने की जो क्षमता थी घटने गई, उसी को कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स कम हो गए। इसके बाद सूजन क्यों आई? वहाँ पर भोजन के द्वारा कुछ ऐसे अम्ल आकर के इकट्ठे हो गए हैं जिन्हें सोडियम बाइकार्बोनेट, बायूरेट नाम है अलग अलग, लेकिन उसका मतलब एक है कि अंदर से ये घटक हमारे यहाँ आए हैं और अंदर से ही इसको ठीक कर सकते हैं, ये दवाओं से ठीक नहीं होंगे। ये बात हमें समझनी है। हम अंदर से ये घटक कैसे आए, जिसके कारण जोड़ सूज गए हैं। अब जब गर्मी होगी, सूजन होगी तो गर्मी होगी, ललाई होगी, तो वो जो फ्लूइड है वो भी ड्राई हो जाएगा। जब ड्राई होगा तो गैप कम होगी, गैप कम होगी तो हड्डियाँ आपस में टकराएगी, फिर सूजन बढ़ेगी। अब ये जो चक्र हमारे शरीर में चालू हुआ, इसको जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे, इसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक जोड़ों के दर्द की बीमारी भी ठीक नहीं हो सकती। अब ये चक्र हुआ क्यों? इसका कारण एक है सबसे बड़ा, हम जो भोजन करते हैं, ये भोजन जो है अच्छी तरह से अगर पच जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो घटक बनते हैं वो हड्डियों को क्या, हर अवयवों को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर कमज़ोरी हैं, किसी तरह के कोई बीमारी के लक्षण हैं, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि हम जो भोजन कर रहे हैं, इनसे जो उपयुक्त पोषण मिलना चाहिए, उपयुक्त जो बल मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो इसमें कारणों में ये माना जाता है कि जोड़ों में सोडियम बायूरेट, यूरिक एसिड इकट्ठे होते हैं और वो धीरे धीरे जा कर के उनको घिसना शुरू करते हैं। जब घिसते हैं तो उनके टुकड़े नज़र आते हैं। केवल एक्सरे में देखने से ठीक नहीं होता। ये यूरिक एसिड आया कहाँ से, बायूरेट आया कहाँ से, इसको ठीक नहीं करोगे तो वो ठीक कैसे होगा? और इसीलिए ठीक नहीं होते और जोड़ बदलने तक की नौबत आती है। अब ये जीवंत शरीर में होता है और जोड़ तो है वो प्लास्टिक के आते हैं, फाइबर के, तो उसमें पता ही नहीं चलता, इसलिए दर्द नहीं होता। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, फिर दूसरे अस्थियों में दर्द चलता ही रहता है। तो इससे अगर हमें उबरना है और अपने इस बीमारी से हटना है, तो ये समझना चाहिए कि ये जो अम्ल है, सोडियम बायूरेट, यूरिक एसिड, ये आए कहाँ से, प्यूरिन्स आए कहाँ से, उनको अगर हम रोक दें और ऐसे खाद्य पदार्थ लें जो इन अम्लों को ठीक कर लें, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए। जो साइनोवियल फ्लूइड है,
ये हमारे शरीर के अंदर जो बनता है, इसमें भोजन से संबंधित कई घटक लगते हैं। अस्थियां हैं, इनमें कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सिलिकॉन चाहिए, विटामिन सी चाहिए, उसके बिना कार्टिलेज अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये सारे के सारे जो घटक है अस्थियों को मजबूत बनाने वाले, वो कमज़ोर हो गए। कमज़ोर होकर के वहाँ सूजन पैदा हो गई, सूजन पैदा हो गई कि घिसन पैदा हो गई, घिसना हो गया। ये सारा चक्र अगर ठीक करना है तो ये अम्ल जहाँ से आए उनको ठीक करना है। अब अम्ल आए कहाँ से? आज के युग में जो यंग जनरेशन को हो रहे हैं, इसका तो स्पष्ट कारण है, खान पान का कोई नियंत्रण इनका नहीं है। बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ लेते हैं जो अस्थियों को और कमज़ोर कर देते हैं। जैसे मैदा है, मैदे से बने हुए पदार्थ हैं, शक्कर है, इनसे बने हुए पदार्थ हैं। ये सब के सब अस्थियों के अंदर का कैल्शियम खींच लेते हैं और अस्थियों को कमज़ोर करते हैं। अगर इसी तरह के खाद्य पदार्थ खाते रहें और उम्मीद करेंगे कि दवाओं की गोलियां लेके हड्डियां ठीक हो, दर्द तो कम होगा, गोली से कुछ समय के लिए कम होगा, लेकिन गोली से होने वाले नुकसान से हम बच नहीं सकते और बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर बीमारी को ठीक करना है हमें, तो इन अम्लों को शरीर से बाहर करके फिर भोजन के द्वारा ऐसे घटक जो अस्थियों को मजबूत बनाते हैं उनको हमारे घर पहुंचा सके, तो वो निश्चित रूप से अस्थियां वापस ठीक हो जाती हैं। जब टूटी हुई हड्डी ठीक हो सकती हैं तो घिसा हुआ जोड़ भी ठीक हो सकता है। लेकिन उसको ठीक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका हमें सावधानी पूर्वक ध्यान रखते हुए नियम संयम से उसके बारे में ऐसा कार्य करना चाहिए जो अस्थियों को पोषक घटक मिले और उसके अंदर जो विकारजन्य घटक है जिसके कारण वो बिगड़े हैं वो दूर हो। इसलिए यहाँ पर केवल जोड़ों के दर्द का ही नहीं, हर बीमारी के पीछे यही कारण है, चाहे मोटापा हो, चाहे डायबिटीज़ हो। अब देखिए, डायबिटीज़ को हम कहते हैं ये चयापचय संबंधी बीमारी है। चयापचय इसका मतलब हम जो भोजन करते हैं उनसे जो घटक बनते हैं उनका सही न बनने की बीमारी। गठिया को भी हम कहते हैं चयापचय की बीमारी है, आर्थराइटिस को हम कहते हैं चयापचय की। तो इसका सीधा अर्थ ये है, जैसे डायबिटीज़ होता है तो जिसका जो अवयव कमज़ोर होगा वो अवयव की बीमारी उसको नज़र आएगी। तो कारणों में हमारी खान पान की गलतियां इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। जब तक शरीर ठीक चलता है, तरुणावस्था होती है और पता नहीं चलता, तो हमारी आदतें इतनी मजबूत बन जाती हैं कि बाद में वृद्धावस्था में वो आदत हमारे साथ चलती हैं। जबकि स्वास्थ्य का नियम है, बच्चों का आहार अलग हो, वृद्धों का अलग हो, बीमार का अलग आहार हो। हम कहाँ करते हैं? हम सभी का सभी उसी तरह का आहार सेवन करते हैं। तो ये जो घटक हमारे शरीर में बने, इन घटकों को बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कौन से पदार्थ हैं, उनका हमें अगर त्याग नहीं करेंगे और वो बनते रहेंगे, प्यूरिन्स बनते रहेंगे, यूरिया बनता रहेगा, सोडियम बायूरेट बनता रहेगा, तो उम्मीद कैसे करेंगे हम ठीक होगा? तो ये सबसे ज़्यादा बनते हैं प्रोटीन खाद्यों से। प्रोटीन यानी क्या? दूध और दूध से बनी चीज़ें, दालों से। और दूध की एक विशेषता है कि दूध शरीर में जाने के बाद शरीर का कैल्शियम खींच लेता है, और जब शरीर का कैल्शियम खींचा जाता है तो हड्डी और कमज़ोर होती है। शक्कर से बने हुए पदार्थों का चयन, शक्कर तो हड्डियों के कैल्शियम पूरी तरह से बर्बाद कर देती है और हड्डियों को पूरा क्षत विक्षत कर देती है। अगर हम इस तरह के खाद्य खाते रहेंगे और उम्मीद अगर हम करेंगे कि हमारी हड्डियाँ ठीक हो, तो हड्डियाँ तो बिगाड़ने का उपाय हम कर रहे हैं लेकिन उसको ठीक करने का विचार ही नहीं कर रहे हैं, तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी। दूसरा, अधिक खाने की प्रवृत्ति। अधिक खाने की प्रवृत्ति बचपन से हमारे साथ होती है, बाद में भी लगती है और बाद में भी वृद्धावस्था में भी छूटती नहीं है। यही वजह है कि भोजन के बारे में नियंत्रण की जहाँ बात आती है, लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं हम सब कुछ खाते पीते केवल दवाओं से ठीक हो, जो शरीर में किसी बीमारी में संभव नहीं है। या तो मजबूर हो करके आपको
भोजन नियंत्रण करना पड़ता है या सोच समझ के? समझदार वो है सोच समझ के करें। अगर बीमारी हो गई है तो अब विचार पूर्वक करें और आगे का जीवन सोच समझ करके खान पान रखें तो बीमारी ठीक हो सकती है। जब तक पेट खराब नहीं होगा, पेट में अपच, गैस, एसिडिटी, कब्जी ये शिकायत नहीं होगी, तब तक हड्डियों का पोषण बिगड़ेगा नहीं। और ये बिगड़ता है तो ये चलता रहता है और हड्डियां इधर खराब होती रहती हैं बरसों। ये जब चलता है और फिर दवाएं लेते लेते हमारे समझ में नहीं आता, तो ये बात भी ध्यान में नहीं आती कि इन चीज़ों के पीछे हमारी खान पान की आदतें थी। दालें जितनी भी हैं, दूध और दूध से बने जितने पदार्थ हैं, शक्कर शक्कर से बने पदार्थ, मैदा बेसन से बने पदार्थ, ये जितने भी हैं जिनका अलग अलग कोई भी नाम ले लो, ये सब के सब आपके शरीर में अम्लत्व पैदा करेंगे और इनसे यूरिक एसिड बनता है। और ये यूरिक एसिड वहाँ यूरिक एसिड कम करने की दवा भी लोगे तो जब तक बनना बंद नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा। अब इसको ठीक करने के लिए बड़ा सीधा सरल उपाय है। मनुष्य जो भोजन करता है बिना भूख के करता है। हमारे को असली भूख तो किसी को है ही नहीं। नाश्ते का समय होगा नाश्ता कर लेगा, बीच में कोई आ गया उसके साथ चाय भी ले लेंगे, बिस्किट भी ले लेंगे, फिर कुछ आया खाने का समय तो समय होगा खाना खा लेगा। तो समय से बंद करके मन के अनुसार आदत के अनुसार हम भोजन करते हैं। पहले तो उसको विचारपूर्वक कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे शरीर के अंदर ये जो खराबियां हमने बरसों से इकट्ठे कर रखी है वो निकलेगी नहीं, और निकलेगी नहीं तो जोड़ों से निकलेगी नहीं। इनको निकालने के लिए हमें इन खाद्य पदार्थों का तब तक सेवन बंद करना चाहिए, जैसे मधुमेह में शक्कर नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये मानते हैं शक्कर की बीमारी है, वैसे इसमें तब तक हमने अम्ल पदार्थ जो बनते हैं ऐसे खाद्य नहीं खाने चाहिए जिसमें दूध है, प्रोटीन्स है, जिससे हमारा शरीर के अंदर का बिगड़ा हुआ वातावरण सम्यक न हो जाए तब तक। तो इसके हेतु फल और सब्जियां ये ऐसे खाद्य था, हर तरह का फल, कोई ठंडा नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता है, सब के सब अम्लत्व को कम करते हैं। अन्न जितने भी है सब अम्लता को बढ़ाते हैं। गेहूं, ज्वार, बाजरा भी अम्लता बढ़ाते हैं। दालें तो सीधी अम्लत्व को जाती हैं और ये जो हड्डियों के घटक है वो सीधे दालों से बनते हैं और घी तेल से भी बनते हैं। अगर हमें ठीक करना है हमारे इस बीमारी को तो नियम ये होगा कि हमें अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम हो, इसके लिए क्या करें? उसके लिए भी भोजन कंट्रोल किए बिना वज़न कम नहीं होता। फिर खान पान की हमारी जो गलतियां हैं उनका विचार करें कि बरसों से हमारा जो खान पान का ढर्रा चल रहा है उसको बदलना ज़रूरी है, वो यहाँ आपको बताया जा रहा है। अगर हम ऐसा करें और फल सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें और जब तक करें जब तक शरीर के अंदर के ये जो घूम रहे रक्त के माध्यम से विकार बाहर न निकल जाएं। जैसे जैसे विकार निकलेंगे सूजन कम होंगी, दर्द कम होंगी, मांसपेशियां जो आड़ी टेढ़ी हुई वो ठीक होने लग जाएगी। तो ये है उपचार की विधि, उपचार का क्रम। अब दर्द होने के बाद लोग सोचते हैं हम घूमेंगे फिरेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन जब हड्डियों की गैप कम हो गई, हम घूमेंगे फिरेंगे तो हड्डियां आपस में टकराएंगी तो दर्द बढ़ता है। जब तक अंदर का अम्लत्व खत्म न हो तब तक व्यायाम का रोल नहीं है। व्यायाम बैठे बैठे मसल्स को रिलैक्स करना, पैरों को खींचना तानना, ये ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत सीधा व्यायाम जिसमें जोड़ों पर जोर पड़ता है और जोड़ आपस में टकराने लगते हैं। इसलिए व्यायाम का भी रोल उसमें ज़्यादा नहीं है। अब दर्द है, ये दर्द सहन नहीं होता तो इसके लिए यहाँ जो इलाज देते हैं गर्म ठंडा सेक, जैसे घुटनों को इसको गर्म पहले सेकते हैं फिर ठंडा लगाते हैं फिर गर्म से बांध देते हैं, इससे वहाँ रक्त का परिभ्रमण अच्छा होता है। रक्त का परिभ्रमण हो करके वहाँ जो खराब घटक है, जो विकार है, वो रक्त के द्वारा बाहर निकलने को तैयार हो जाते हैं। तो ये अगर लें तो गोलियों से ज़्यादा अच्छा है, दर्द में राहत भी मिलेगी। गोलियां तो खून में जाकर के रक्त में और विकृति पैदा करेगी। तो ये गर्म ठंडा सेक है। इसके बाद हल्की मालिश है, ये भी कर सकते हैं। गर्म पानी का सेक है या गर्म पानी में बैठना, ये भी दर्द को ठीक कर सकता है। और कुछ व्यायाम
जो मसल्स को आड़ी टेढ़ी हो गई उनको ठीक करने के हैं, वो सीख करके उतने ही अगर हम व्यायाम करें तो व्यायाम का जो लाभ है पूरा मिलेगा। और जब दर्द कम हो जाए ऐसी स्थिति आती है, उसके बाद धीरे 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 व्यायाम को जोड़े और सब तरह के हम व्यायाम फिर कर सकते हैं, तो फिर वापस दोबारा ये बीमारी नहीं होती। तो इस तरह से संधिवात जो बीमारी है, हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से अपने जीवन में, अपने खान पान में, अपने सोच विचार में, अपनी दिनचर्या में कहाँ भूल हुई है जिससे शरीर का आंतरिक, हमारे शरीर के रक्त की घटना ही बिगड़ गई है, उसका विचार करके आगे भी जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक ऐसा खान पान करना ये पहली आवश्यकता है। और जो ऐसा करते हैं, जो कठिन से कठिन इनकी बीमारियां हैं, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की, वो भी ठीक हो जाती है। अब बीमारी पुरानी है और ज़्यादा हड्डियों पर विपरीत प्रभाव हुए है, तो उस हालत में केवल फल सब्जियों पे रहने से भी नहीं चलता, उपवास करना पड़ता है, रस पे रहना पड़ता है। उपवास और रस पे रहते हैं तो भोजन पाचन की क्रिया, जिसे चयापचय कहते हैं, जिसको बीमारी का कारण माना जाता है, वो रुक जाती हैं। जब ये रुकती हैं तो शरीर के अंदर के घटक पेशाब के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं और जो उनके कारण हड्डियों में जो खराबी हो रही थी वो ठीक होने की शुरुआत होते हैं। तो इसके लिए पुराने जो रोग हैं इनमें इनको उपवास करने का भी अभ्यास करना चाहिए। 3 दिन से 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जैसा चिकित्सक आपको निर्देश दे उसके अनुसार अगर उपवास करें। उपवास नहीं कर सकते तो फलों के रस पे रहे, इससे पाचन भी ठीक होगा, शरीर के विकारों बाहर निकलेंगे, और जब शरीर के विकार निकलेंगे तो अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी, हड्डियाँ वापिस जैसे कि वैसे होकर दर्द कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम संधिवात को समझ सकते हैं। और केवल संधिवात ही नहीं, हर बीमारी में जब तक हम इस तरह से विचार नहीं करेंगे, बीमारियां ठीक होने की उम्मीद मुर्गजल ही साबित होगा।